तो उन्होंने मुझे बुलाया और कमरे से बाहर लेकर दूर। उन्होंने कहा जी आपसे मैं एक बात शेयर करने लगा। उन्होंने कहा जी बात ऐसी है कि कल को आपकी जान को खतरा हो सकता है। लगातार मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था और मुझ पर यह प्रेशर था कि मैं भारत के लिए, उनकी इंटेलिजेंस के लिए काम करने को तैयार हो जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं हाजिर हो रहा हूं आपके सामने। जो हमने अपनी फ़रार की कोशिशों की दास्तानें आपके सामने पेश की, ये शायद सिर्फ हमारे कैंप की नहीं थी, बाकी कैंप्स में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक जो हमारे कैंप को डिफरेंट, जो मुमताज़ करती थी चीज़, वो जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, पहले जैसे मैंने बताया मेजर नकवी, फिर कर्नल जौहरी, इन्होंने एक ख़ास जज्बा वहाँ पे कैंप में हमारे कायम रखा और वो पाकिस्तानियत थी, जिसकी वजह से हमारे जो गार्ड बटालियंस थी वो बड़ी तंग थी हमसे। जो वहाँ पे जो एक तो उन्होंने जब बहुत तंग पड़े तो उन्होंने 4 सिख बटालियन, 4 सिख बटालियन, वो जो 65 में पाकिस्तान ने कैद कर ली थी, उसको वहाँ पे लगाया कि ख़ास तौर पे ताकि ये हमारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। उन्होंने अपनी जो कैंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको भी चेंज करते रहे। बहरहाल पाकिस्तानियत का जज्बा था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो वक्त के साथ साथ बंदा रैशनलाइज करने की कोशिश करता है तो कुछ तो हो जाते, कुछ नहीं होते। एक तो आज तक 50 साल गुजर गए, बांग्लादेश अभी अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है साल। मैं इसको रैशनलाइज नहीं कर सका कि 71 क्यों हुआ पाकिस्तान के साथ। और इसके हमारी एक बदकिस्मती बहुत बड़ी ये है कि हमने चूँकि अपनी तारीख़ सही तरीके से मुरतब नहीं की, आज तक भी यही झगड़े चल रहे हैं कि कौन इसका ज़िम्मेदार था। बैसियत कौम हम इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं हैं, जिसका नतीजा ये है कि हम उससे ना सिर्फ ये सबक नहीं हासिल कर सकते, बल्कि हम उससे आगे नहीं चलने के बाद हम अभी तक भी वहीं पर फंसे हुए हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन था। कोई ना कोई ज़िम्मेदार तो था, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। और ये उसी दिन नहीं हुआ, कुछ देर लगती है हादसों को होने में। तो हमारी तारीख़ को अगर सही तरीके पर मुरतब ना किया गया तो हमारी आने वाली नस्लें, आज की नस्ल तो शायद समझ नहीं रही, नुकसान हम उठा रहे हैं, अगली नस्लों को भी ये भुगतना पड़ेगा कि तारीख़ से लाइलमी उस कौम के लिए तबाहकुन होती है। आज हम जो कुछ हैं, जो कल हमने किया, उसकी आज नतीजा ये है। जो अब आप और मैं कर रहे हैं, ये आने वाले लोगों के लिए तारीख़ होगी। तो अगर इसको सही तरीके से हम नहीं रखेंगे तो आने वाली नस्लों को हम क्या बताएंगे, क्या हम किन चीज़ों पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, किन चीज़ों पे हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो सब कुछ जानने के बावजूद एक जज्बा था, तो एक अनरिटन किस्म का अंडरस्टैंडिंग थी कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई बात कबूल नहीं करेंगे। एक दिन उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो तकरीर कर रहे थे। वहाँ पे उनकी कोई ज़ुबान बड़ी नाज़ेबा थी, जिस पे एक हमारे साथ जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, जो हमारे साथ कैद थे, वो जिनको दोबारा भेज दिया गया था वहाँ पे, हमसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, उन्होंने कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की, हमें बड़ा गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ये बात की है। वो गलती जिसका मैं आज भी मुझे अफसोस है। हमने इस गुस्से में चंद नौजवान लोगों ने मिलके रात को उनकी कंबल परेड कर दी। कंबल परेड में उसके ऊपर कंबल डाला, बहुत उसकी मार पिटाई की, उसको पता नहीं चला किसने कि सारे इसमें हिस्सेदार थे। सिर्फ इस वजह से उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को गाली निकाली थी। बाद में उनकी बात सही साबित हुई। बहरहाल ये एक चीज़ थी जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने की। ये एक रिग्रेट है जो है हमारे साथ। फिर एक दिन हमारे एक बहुत बड़े सीनियर मेजर थे, वो आए तो बहुत परेशान थे। इंटरोगेशन के बाद वापस आए वो। तो मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं बचपन के, उनके चचा वो भी उस कैद में थे, कैम्प में। तो मैं चूँकि मेरे दोस्त के चचा थे, उनका उसी तरीके से कोशिश करते ख्याल रखने का। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कमरे से बाहर लेकर दूर। उन्होंने कहा जी आपसे मैं एक बात शेयर करने लगा। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जी बात ऐसी है कि कल को आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। मैं बड़ा हैरान था कि भाई मुझे कौन सी ऐसी बात बताई जा सकती है जिससे यहाँ कैद में हम रोज़ तो कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहे होते हैं, तो हमारी जान को ख़तरा तो है ही है, और क्या होगा। जो दास्तान, जो चीज़ उन्होंने सुनाई, मैं आपके सामने रखी। तो उन्होंने बताया जी कि लगातार मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा था
मैं उन साहब का नाम नहीं ले सकता, पता नहीं हयात हैं, गुजर गए हैं। और मुझ पे ये प्रेशर था कि मैं भारत के लिए, उनकी इंटेलिजेंस के लिए काम करने को तैयार हो जाऊं। और आज मैं उनके साथ एग्री करके आ गया हूं। मैं कहता ही मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं, जो भी उनकी मजबूरी रही होगी, जो भी था वो तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो एग्री करके आ गए। और मुझे उन्होंने बताया, साथ जो दूसरे उनके साथी थे उनको बताया उन्होंने, तो हम 3 आदमियों को बात पता थी। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कल को हो सकता है कि मुझे ये ख़त्म कर दें, आप इस चीज़ के गवाह रहिएगा कि मैं मजबूरी के तहत मान तो आया हूँ, लेकिन मैंने करना नहीं है, चाहे मेरी जान चली जाए। अब देखिए कि जज्बा किस हद तक था, कि पता नहीं क्या मजबूरी थी जिसके तहत वो इतना प्रेशर में आके मान भी गए, लेकिन जज्बा उनका ये था कि मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकता। वो इंतहाई उम्र सीधा, बड़े सीनियर मेजर थे उस वक्त। वो उन्होंने किया भी नहीं, वापस आके बहरहाल हमने ये सारा कुछ अपने हुकूमत पाकिस्तान को बता दिया। एक और चीज़ जो हमें हमारे लिए उस वक़्त तो समझ आ रही थी बात, लेकिन आज उसकी बात मुझे समझ नहीं आती। लगातार कोशिश थी भारतीय अथॉरिटीज़ की कि हमारे ज़हन में एक चीज़ बिठा दी जाए। अखबार भी उसी तरीके से छपते थे, हमारे साथ जो बात करने आते थे वो बात भी यही करते थे, और उनका एक ही मंत्र था कि हम तो एक कौम थे, ये गलती हो गई, बंटवारा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, हम इकट्ठे होते तो कितना अच्छा होता। हमारे यहाँ जब वापस आए तो ये एक काफ़ी देर तक ये चीज़ चलती रही। अब भी गुज़श्ता मेरा ख्याल है 1 दिहाई से या 7-8 सालों से अभी ये बात लोगों को समझ आना शुरू हुई है कि ये तकसीम क्यों ज़रूरी थी, किस हद तक ज़रूरी थी। आज जो भारत में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ, 20 करोड़ मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है, आसाम के उन मुसलमानों को जिनको ये खुद लेकर आए थे, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, उनको उन्हें एक कानून के तहत उनकी शरीयत मनसूख कर दिया। वो ना भारत के शहरी हैं, ना बांग्लादेश में कबूल करने को तैयार है। वो एक अननोन क्वांटिटी के तौर पर इतने 1 करोड़ की आबादी आसाम के इलाके में बैठी हुई है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बात आज इसको यहाँ पे इसलिए ख़त्म करना चाहता हूँ इस वीडियो को, कि मेरे लिए दुख ये है, हम पाकिस्तान की वजह को अपनी नई नस्ल को सही तरीके से समझा नहीं सके। ये तो शुक्र है कि मोदी ना आता तो उनकी जो पॉलिसीज़ पहले वो वेलवेट ग्लव्स के साथ चल रही थी, जो एक बड़ी फिनेस के साथ चला रहे थे, वो इतनी खुल के सामने ना आती, क्योंकि पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तो शुरू कर दी थी उन्होंने। पाकिस्तान को उन्होंने कभी दिल से कबूल किया नहीं था। और ये जो कहा जाता है कि जो वाजपेयी आए लाहौर में और आके उन्होंने जी गए बड़ा और उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान को हकीकत है, और बड़ी उन्होंने बातें की, वो जैसे ही जाके पालम एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो उनके मीडिया उनके पीछे पड़ गया, उन्होंने सारा कुछ में भी डिनाई कर दी। मैंने कहती मैं कश्मीर की तो बात, अपने कश्मीर की तो बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो कश्मीर की बात कर रहा था जो पाकिस्तान जिसका काबिज है जिसके ऊपर। और यहाँ पे से खुशी मनाई जा रही थी कि लाहौर डिक्लेरेशन पता नहीं कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे पास, हमारा मीडिया उसमें शामिल था। अब मीडिया के अब कभी कभी बात करना शुरू हुए हैं कि वाजपेयी साहब जो कर रहे थे वो इंतहाई चालाकी से कर रहे थे, मोदी साहब ने वही ज़रा ज़्यादा खुल के करना शुरू कर दिया। मकसद उनका यही था, चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थे, जो भी था उनका। आज कम से कम ये है कि मोदी साहब के इस कमाल की वजह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर बसने वाली नई नस्ल को पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का एहसास हुआ है। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप समझिए कि ये जो हकीकत है पाकिस्तान, ये क्या चीज़ है। मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, बार बार ये बात करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आने वाली नस्ल को बताऊँ कि पाकिस्तान क्या है। मैं एक बार फिर आपके लिए दोहराना चाहता हूँ, जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का एक पिवटल खिता है। आप देख रहे हैं बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन अल्लाह का फजल है पाकिस्तान अब भी वहाँ कायम है। अगर आप, मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इस लकीर को मिटा दें और पाकिस्तान ना हो, तो आप देखिए इस दुनिया की पावर बैलेंस क्या होगा इस खिते में। जोग्राफियाई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हकीकत मुसल्लमा है। फिर पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, हम उसको माने या ना माने, हमारे दिलों में चाहे इसमें कई शकूक हों, आपस में तकसीम हो, दुनिया हमें एक इस्लामी रियासत के तौर पर देखती है। नंबर 2। नंबर 3, पिवटल जोग्राफियाई खिते में एक इस्लामी रियासत न्यूक्लियर पावर भी है।
ये 3 आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े FIRs हैं आपके ख़िलाफ़। और इसी वजह से हमारे दुश्मनों में कमी नहीं हुई। हमारी अपनी नालायकी है कि हमने अपनी कमज़ोरी की वजह से अपने बहुत सारे अपनी जो कमज़ोरियों का हाथ दुश्मन को दे के हमने अपने आप को कमज़ोर किया हुआ है। लेकिन मत भूलिए कि पाकिस्तान के दुश्मन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, पाकिस्तान के दोस्तों में इजाफ़ा उस वक़्त होगा जिस दिन पाकिस्तान पाकिस्तानियत पे खड़ा होगा, जिस दिन आप अपनी अहमियत को समझेंगे, जिस दिन आप और मैं इस मुल्क के साथ जो ना गलत सलूक करने के बजाय इस मुल्क के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे, जिस दिन मैं और आप तैयार होंगे, यकीन मानिए उस दिन आपके दोस्त बनना शुरू होंगे। और दोस्त इसलिए नहीं बनेंगे वो आपसे कुछ लेना चाहिए, वो इसलिए बनेंगे वो फिर आपसे खौफज़दा होंगे। कोई भाईचारे की बात नहीं होती दुनिया के ताल्लुकात में, मुफादात होते हैं। जिस दिन एक मजबूत पाकिस्तानी कौम एक जोग्राफियाई तौर पर इंतहाई आम खत्ते में एक जिस किस्म की भी है इस्लामी रियासत के तौर पर, एटमी ताकत के तौर पर दुनिया इसकी अहमियत को जानती है, जिसमें को ये यकीन हो जाएगा कि हम अपने पाँव पर खड़े हैं, दुनिया की बात सुनना शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।